हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को वैसे ही बातों बातों में फॉर्मली शुरुआत करने की कोशिश की थी। आज इसे हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऑपरेशंस रिसर्च का ही एक पार्ट है, इसी का एक चैप्टर है, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अंदर हमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ही सीखनी होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को सीखने की ये एक शुरुआत है। ऑप्टिमाइजेशन वर्ड को मैंने पिछले लेक्चर में दो भागों में बांट दिया था, और वो दो भाग थे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। और फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैक्सिमाइजेशन भी हमेशा सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड होता है। हम किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करके इन्फिनिट पर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। सेम थिंग मिनिमाइजेशन भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। हम मिनिमाइजेशन को भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं ले जा सकते। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑलवेज देयर आर फ्यू रेस्ट्रिक्शंस। वहां पर आपको हमेशा कुछ रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नजर आएंगे। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस कैसे बनते हैं, क्यों डेवलप होते हैं, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, मतलब आज वाला लेक्चर हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो देखिए, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस डेवलप जो होते हैं, इनके पीछे व्हेनेवर यू सी, जब जब आप देखेंगे, व्हेनेवर व्हेनेवर जब जब आप क्वेश्चंस करेंगे, आप देखिएगा वहां पर बैकग्राउंड में आपको दो वर्ड्स नजर आएंगे, दो शब्द नजर आएंगे। और वो दो शब्द, वो दो वर्ड मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। वो दो वर्ड, वो दो शब्द थे आवश्यकता और उपलब्धता। जब भी हमें कुछ मैनेज करना है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहां पर दो बातें अक्सर हमें देखने को मिलेंगी। एक होगी अवेलेबिलिटी, एक होगी उपलब्धता। इसे कुछ सरल उदाहरणों की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से ये आवश्यकता और उपलब्धता किस प्रकार के प्रतिबंधों को उत्पन्न करती है, उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आवश्यकता, हम एक बहुत सिंपल उदाहरण लेते हैं। आप लोग जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते वक्त आपसे कहा जाता है कि यदि आपके 36% मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 36% मार्क्स लाना पास होने के लिए आवश्यकता बन गई है, रिक्वायरमेंट बन गई है। कोई स्टूडेंट अगर पास होना चाहता है तो फिर उसे 36% लाना आवश्यक है। इसका संबंध मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट होता है, आप अब जरा सोचिए। यदि कोई स्टूडेंट 37% मार्क्स ले आए, तब भी तो वो पास हो जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि 36% आवश्यकता है, आवश्यक है। इसका मतलब पास होने के लिए यदि x अंक लाए गए, मैंने x मान लिया है मैथमेटिक्स में, यदि किसी विद्यार्थी ने, किसी स्टूडेंट ने x मार्क्स स्कोर किए, वो x मार्क्स निश्चित रूप से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 36% होंगे। यदि वो स्टूडेंट पास है तो, या वो पास होना चाहता है तो। कोई स्टूडेंट पास होना चाहता है तो उसके ब्रेन में ये थॉट आएगी कि मुझे जो मार्क्स स्कोर करने हैं उनका मान, उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 36% होनी चाहिए। 37% पर भी वो पास हो जाएगा, 38% पर भी पास हो जाएगा, 39% पर भी वो पास हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। फिर देखिए, अब सोचिए कि आपको एग्जाम देना है, राइट? आप एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं,
आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपसे कहा जाता है कि यू हैव 3 hours इन योर हैंड, आपके हाथ में 3 घंटे हैं, जो कर सकते हो कर लो। अवेलेबल रिसोर्सेज, 3 घंटे उपलब्ध हैं, आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। किसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? अपने द्वारा स्कोर किए गए मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसके लिए उपलब्ध हैं। क्या उपलब्ध है? 3 घंटे उपलब्ध हैं, राइट। अब ये उपलब्धता किस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन से रिलेट होगी, इस पर हम विचार कर लेते हैं। किसी विद्यार्थी के द्वारा एग्जामिनेशन पीरियड में एग्जाम देने में कंज्यूम किया गया टाइम, एग्जाम देने में लिया गया टाइम यदि टी मान लिया जाए तो उस टी की वैल्यू 3 hours, 3 घंटे, 3 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जाम देने के लिए कितना टाइम दिया गया था? 3 घंटे दिए गए थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई स्टूडेंट 2 घंटे 55 मिनट में भी अगर कंप्लीट कर ले, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसका मतलब उसके द्वारा लिया गया टाइम अगर टी है तो उस टी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू 3 hours होगी, 3 घंटे से कम होगी। तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आवश्यकता और उपलब्धता दो ऐसे शब्द हैं। ये शब्द जब हम इनकी हेल्प से कोई मैथमेटिकल प्लानिंग करेंगे, कोई मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करेंगे, कोई अगर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम डेवलप करेंगे तो हम पाएंगे कि इन दो वर्ड्स के कारण हमें इनइक्वलिटीज मिलने लगेंगी। आवश्यकता के कारण कितनी इनइक्वलिटी? मैंने कहा कि मुझे आवश्यक है 36% नंबर चाहिए, या मैं फर्स्ट डिवीजन आना चाहता हूं तो 60% नंबर मुझे चाहिए, तो 60% नंबर लाना आवश्यक है, तो मेरे द्वारा स्कोर किए गए मार्क्स कम से कम 60% होंगे। वेरी क्लियर। यदि मैं कुछ खरीदना चाहता हूं और मेरी जेब में 100 रुपये है, मुझे पता है कि मेरे पास 100 रुपये उपलब्ध है और मुझे 100 रुपये में ही कुछ खरीदना है, राइट। तो वो उपलब्धता है। तो फिर मेरे द्वारा किया गया खर्चा, किसी वस्तु को खरीदने में मेरे द्वारा किया गया खर्चा, फिर हमेशा वो लेस देन इक्वल टू 100 होगा, लेस देन इक्वल टू 100 होगा। जेब में 100 रुपये है तो मैं 90 रुपये की चीज खरीद सकता हूँ, 99 रुपये की खरीद सकता हूँ। ओके, उधार की बात ना करें प्लीज, राइट, ना सोचें, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो अवेलेबिलिटी क्या होती है? अवेलेबिलिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू इनइक्वलिटी को जन्म देती है। इसके विपरीत रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वलिटी को जन्म देती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दो एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई है कि हमें लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू कब और कहां मिलने वाला है, और उनमें आवश्यकता और उपलब्धता का क्या रोल है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब हर एक क्वेश्चन में आप ये फील कीजिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को शो कर रही है, या वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी को शो कर रही है, उपलब्धता को शो कर रही है। यदि वो उपलब्धता को शो करें तो आपको लेस देन इक्वल टू काम में लेना रहेगा, और अगर वो रिक्वायरमेंट को शो करे, आवश्यकता को शो करे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू काम में लेना रहेगा। हमें ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं, उन उदाहरणों को मैं अभी नहीं कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि फिर वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट किसी परफेक्ट मैथमेटिकल एग्जाम्पल की सहायता से एलपीपी क्या होती है, कैसी होती है, कैसी नजर आएंगी, उसमें हम क्या क्या करेंगे, उसके क्या कितने पार्ट होंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उन सब की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, और उस उदाहरण की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स वास्तव में क्या हैं और किस तरह से इन्हें बनाना है, किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि ये जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम फॉर्मेशन है, प्रॉब्लम फॉर्मेशन, समस्या का निर्माण करना, समस्या का मैथमेटिकल फॉर्मेशन करना, गणितीय निर्माण करना, समस्या को गणितीय रूप में कन्वर्ट कर देना, ये हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं।
आपको बिल्कुल ध्यान आएगा। मैं एक बहुत बहुत सटीक सा उदाहरण आपको देता हूँ। छोटी क्लासेज में हमसे कहा जाता है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। कुछ ध्यान आया? ऐसे बहुत उदाहरण हमने किए हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने किए हैं। फिर उसमें कहा जाता है कि 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु, और फिर उसमें ये संबंध हो जाएगा, फिर उनकी पिताजी की आयु ऐसी थी, फिर ये था, फिर वो था, फिर इस तरह की एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाकर आपसे लास्ट में पूछ लिया जाता है कि बताइए राम की आयु कितनी थी, या पूछ लिया जाता है कि बताइए आज की तारीख में वर्तमान राम की आयु कितनी है। ये क्वेश्चन इस तरह के हमने बहुत किए हैं, लॉट ऑफ। आप सोचिए ना, आप क्या करते थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्या करते थे? तो विकल्प होते थे, या तो हम दिमाग लगा लें, या फिर सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की हेल्प ले लें। मैथमेटिक्स की हेल्प लेना ज्यादा बेटर था, क्योंकि मैथमेटिक्स की हेल्प से जो आंसर निकलना था वो सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट निकलना था। क्या करते थे हम उसको मैथमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करने के लिए? उस लैंग्वेज में लिखी हुई प्रॉब्लम को, जो हिंदी में लिखी हुई है या इंग्लिश में लिखी हुई है, उस प्रॉब्लम को हिंदी या इंग्लिश से हटाकर हम उसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ध्यान दीजिए। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज किससे बनती है? सिंबल्स से बनती है, रिलेशंस से बनती है, इक्वेशंस से बनती है, राइट। जैसे ही हिंदी या इंग्लिश में लिखी गई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट होती थी, मैथमेटिक्स तैयार हो जाती थी उसको सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स आपको एक सिस्टम दे देती थी कि इस सिस्टम से सॉल्व कर दीजिए। वो सिस्टम हम काम में लेते थे, सॉल्व करते थे, आंसर बता देते थे, और वो आंसर एक्यूरेट होता था। तो ये एक बहुत पुराना ट्रेंड है, हम करते आ रहे हैं। बस यही सब कुछ तो हमें करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर भी हमारे पास इसी तरह की वेरियस प्रॉब्लम्स होंगी। उन वेरियस प्रॉब्लम्स को लैंग्वेज से, हिंदी से, इंग्लिश से हटाकर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। जैसे ही वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, मैथमेटिक्स तैयार हो जाएगी सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके आपको बताएगी, और हम एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर उस प्रॉब्लम का निकाल करके दे देंगे। ओके, अब यहां इन प्रॉब्लम्स में क्या क्या होगा? मैंने आपसे कहा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। तो यहाँ या तो हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, या हमारे लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे, दैट्स इट। और ये अंडर सर्टेन कंडीशंस होगा कि भी कुछ कंडीशंस हमारे पास है, उन कंडीशंस के अंदर इसको मैक्सिमाइज करना है, या उन कंडीशंस के अंदर हमें इसको मिनिमाइज करना है, राइट। तो वो सब कुछ हम एक छोटे से उदाहरण की सहायता से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि कोई प्रोडक्शन कंपनी है, वो कुछ बनाती है, मान लेते हैं 2 प्रोडक्ट बनाती है। उन प्रोडक्ट्स को हम नाम दे देते हैं, उसके कुछ डिटेल्ड डाटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं। वो डिटेल्ड डाटा मैं यहाँ पर आपको लिख करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में 2 प्रोडक्ट्स का निर्माण कंपनी करती है। एक को मैं प्रोडक्ट 1 नाम दे देता हूँ, दूसरे को मैं प्रोडक्ट 2 नाम दे देता हूँ। ये प्रोडक्ट 2 मैंने नाम दे दिया इस तरीके से। ओके, अब किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो हम वो रॉ मटेरियल देख लें। हम मान लें कि R1 इज द वन रॉ मटेरियल एंड R2 इज अनोदर रॉ मटेरियल। एक और मान लेते हैं, माना कि R3 इज द अनोदर रॉ मटेरियल। ये 3 रॉ मटेरियल्स हैं जो मिलकर, जिनकी हेल्प से हम इन 2 प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। ये किसी कंपनी के आंकड़े ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपको एलपीपी फॉर्मेशन समझाने के लिए कि एलपीपी फॉर्मेशन हमें करनी कैसे। तो हम यहाँ, मैं उदाहरण के तौर पर लिखता चला जाता हूँ। मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1, इसमें R1 की भी 1 यूनिट काम में आती, इसमें R2 की भी 1 ही यूनिट काम में आती है, और इसमें R3 जो रॉ मटेरियल है काम में नहीं आता। मतलब जो प्रोडक्ट 1 है ये थोड़ा हल्का फुल्का प्रोडक्ट है, इसमें 2 ही रॉ मटेरियल लगते हैं, और ये 2 मटेरियल की एक एक यूनिट से मिला करके इसको बना दिया जाता है। इसके विपरीत ये जो प्रोडक्ट 2 है, ये थोड़ा एडवांस्ड है। ये एडवांस्ड है तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें यहाँ 2 यूनिट्स हम मान रहे हैं हमारी तरफ से कि R1 रॉ मटेरियल की 2 यूनिट्स कंज्यूम होती हैं, R2 रॉ मटेरियल की हम मान लेते हैं
एनीथिंग हम मान लेते हैं कि एक ही यूनिट लगती है, और मान लेते हैं कि R3 जो रॉ मटेरियल है इसकी भी एक ही यूनिट लगती है। ये सब चीजें मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, प्रोडक्ट 2 का। ये आंकड़े किसी कंपनी के हमने तैयार किए हैं, ऐसा हो सकता है। अब कंपनी को सोचना है, क्या सोचेगी कंपनी? कंपनी चाहेगी कि इन प्रोडक्ट्स से जो वो प्रोडक्शन करे तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो तो उसे क्या क्या देखना होगा, सोचिए। पहली चीज उसे देखनी होगी कि इस प्रोडक्ट पर यूनिट प्रॉफिट कितना हमें मिलने वाला है। तो इस प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट मिलने वाला है वो आंकड़े कंपनी जुटाएगी और पता लगा लेगी। मैं सोच लेता हूं कि इस पर 3 यूनिट्स का प्रॉफिट होने वाला है, 3 रुपये मान लेते हैं, 3 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, राइट। यहां मैं प्रॉफिट लिख देता हूं, ये प्रॉफिट है। ओके, अब देखते हैं, लेट्स सी। सेकंड जो प्रोडक्ट हमारे पास है, इस प्रोडक्ट में देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं कि 5 रुपीज का प्रोडक्ट है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये जो एलपीपी है इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं, फिजिबल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मेरा क्या मतलब है कहने का, देखो जिसमें रॉ मटेरियल ज्यादा लगा, जिसमें मेहनत ज्यादा लगी, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। जिसमें रॉ मटेरियल कम लगी, ये इसकी फिजिबिलिटी तय करता है। ऐसा सामान्यतया नहीं मिलता, वो डिफेक्टिव प्रॉब्लम मानी जाती है कि भाई मेहनत भी ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, नहीं करना तो फिर क्यों करेंगे, उस काम को छोड़ ही देंगे ना, राइट। तो जिसमें रॉ मटेरियल ज्यादा लगे, मेहनत ज्यादा लगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। और ये एक बिल्कुल सामान्य सी बात है, और आपको क्वेश्चंस में ये चीजें देखने को मिलेंगी। रेयरली किसी क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, वो क्वेश्चन डिफेक्टिव है, हाँ फिर भी क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन व्यावहारिक जिसे हम कहते हैं, व्यावहारिक बात यही है कि जहां मेहनत ज्यादा वहां प्रॉफिट भी ज्यादा, जहां मेहनत ज्यादा प्रॉफिट कम, तो फिर उसको तो फिर बिजनेस में छोड़ ही दिया जाता है, राइट। ओके, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। एनीवे, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो ये रॉ मटेरियल है, कंपनी और क्या क्या देखना चाहेगी? कंपनी देखना चाहेगी कि ये जो R1 नामक रॉ मटेरियल है, R1 नामक रॉ मटेरियल, ये कंपनी के पास अवेलेबल कितना है। भाई प्रोडक्शन करना है तो आंकड़े तो जुटाएं कि रॉ मटेरियल कितना है। तो हम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को वो मार्क करेगी। यहां पर मैं अवेलेबिलिटी लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये भी हम मान लेते हैं कि कितनी अवेलेबिलिटी है, मान लेते हैं कि इसकी 2000 यूनिट्स अवेलेबल है, ये मैं ही कंसिडर करता चला जा। ओके, फिर ये देखते हैं कि इसकी मान लेते हैं 1500 यूनिट्स अवेलेबल हैं, इसकी मान लेते हैं कि 600 यूनिट्स अवेलेबल है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 600 यूनिट्स अवेलेबल होना ये किसकी, R3 की। लेकिन R3 तो सिर्फ किस में काम में आने वाला है, प्रोडक्ट नंबर 2 में। प्रोडक्ट 1 में तो ये काम में ही नहीं आएगा। इससे क्या डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई R3 प्रोडक्ट ये डिक्लेयर कर देगा कि प्रोडक्ट नंबर 2 को 600 से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। सबका ध्यान इधर है, बिल्कुल। प्रोडक्ट 2 को 600 से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। भले ही वो ज्यादा प्रॉफिट देता है, ज्यादा प्रॉफिट देना ही सब कुछ नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट देने के साथ हमारे पास उसको बनाने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम चाहेंगे कि इन सारे रॉ मटेरियल्स का मैक्सिमम यूज हो, इनमें से कम चीजें बचे, ये चीजें काम में आ जाएं, जो अवेलेबल है वो काम में आ जाए, इनका यूज हो जाए, उपयोग हो जाए, इनका प्रोडक्शन हो जाए, और वो प्रोडक्शन हमें जो प्रॉफिट दें वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, वो अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये अब 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम बनने लगेगी। मैं अगर मान लूं कि इस प्रोडक्ट को x यूनिट बनाया जाए और इस प्रोडक्ट को y यूनिट बनाया जाए, देखो वैसा ही कुछ हो रहा है ना। जैसे छोटी क्लासेज में राम की आयु शाम की आयु वाले क्वेश्चन करते थे तो मान लेते थे कि राम की आयु x वर्ष है,
वही कुछ हम यहाँ करेंगे। हम मान लेंगे कि प्रोडक्ट 1 को x यूनिट बनाया जाए, प्रोडक्ट 2 को y यूनिट बनाया जाए, और ऐसा करने पर अब प्रॉब्लम किस रूप में हमारे सामने आएगी वो हम बात करें, किस रूप में हमारे सामने आएगी वो हम देखते हैं। देखिए, अगर यह कंसीडर कर लिया जाए कि प्रोडक्ट 1 को x यूनिट बनाया जाए तो कंपनी को 3x रुपए का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी एक यूनिट कितना प्रॉफिट करवाने वाली थी, 3 यूनिट का प्रॉफिट करवाने वाली थी, तो x यूनिट कितना प्रॉफिट करवा देगी, 3x करवा देगी। सेम थिंग यहाँ 5 यूनिट का प्रॉफिट हमें नजर आता है और हमने y यूनिट्स अगर बना दी हैं तो फिर कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ऑब्वियसली ये कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये 5y यूनिट्स का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर हम प्रॉफिट को लिखें, यहाँ मैं लिख लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैंने प्रॉफिट लिखा, इस जगह पर हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, ये मेरे पास आंकड़े हैं। तो प्रॉफिट नजर आता है 3x 5y, प्रोडक्ट 1 से जो प्रॉफिट होगा वो 3 इंटू एक्स, 1 यूनिट पर 3 रुपीज, x यूनिट पर 3x, 5y। टोटल प्रॉफिट प्लस कर दें। हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक हम इस तरह से ऑप्शन लिख दें, इसे z मान लें, प्रॉफिट को z मान लें, और ये जो z है हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए इसके साथ एक वर्ड यहाँ लिख दें, मैक्सिमाइज। अगर ये एक्सपेंडिचर होता तो हम उसे मिनिमाइज करते, प्रॉफिट है तो हम उसे मैक्सिमाइज करेंगे। ये सब कुछ हमें प्रॉब्लम के अंदर जो लैंग्वेज होगी उसमें सब समझ में आ जाएगा, जो हम बिल्कुल अभी मैं आपके ब्रेन में केवल इसका एक इंट्रोडक्शन तैयार कर रहा हूँ, बाद में मैं सिस्टमेटिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब वास्तव में लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स हमारे सामने होंगी और उसमें सब कुछ क्लियर नजर आ रहा होगा। तो वो बात की बात है, पहले हम इसकी थॉट्स बना लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें किस किस रूप में हमें नजर आ सकती है, मिल सकती हैं। अब ये जो प्रॉफिट है जिसे मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ प्रतिबंध है। मेरे पास रॉ मटेरियल 1 नंबर का जो रॉ मटेरियल है वो इतना ही अवेलेबल है, R2 जो रॉ मटेरियल है वो इतना ही अवेलेबल है, R3 जो है वो इतना ही है, इन्हीं का यूज करके मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैं अब इन्हीं इसकी हेल्प से कैसे मैक्सिमाइज करूं, मैं यहाँ कुछ प्रतिबंध ये जो मैंने नजर आ रहे हैं इन्हें मैं यहाँ लिख दूं। देखिए, ये वर्ड हमने लिखा है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, किन कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत हमें इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ये चीज हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप 1 यूनिट प्रोडक्ट 1 बनाते हैं तो R1 की 1 यूनिट कंज्यूम होती है, लेकिन हमने तो प्लानिंग की है x यूनिट बनाने की। तो आप सोचिए कि R1 जो रॉ मटेरियल है वो कितना कंज्यूम हो जाएगा, उसका कंजम्पशन कितना होगा। हम पाएंगे कि वो 1 इंटू x यूनिट x खर्च हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसे मार्क कर लेते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x 1 इंटू एक्स, फिर R1 जो है रॉ मटेरियल y सेकेंड प्रोडक्ट बनाते समय 2 यूनिट काम में आता है, हमने सेकेंड प्रोडक्ट की y यूनिट्स बनाई, तो टोटल इसका कंजम्पशन कितना होना चाहिए, हमारा जवाब होगा कि सर 2y होना चाहिए, ये 2y। अब ये x और 2y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा जवाब आएगा सर R1 जो मटेरियल है इसका कंजम्पशन कितना हुआ उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं आपसे कहूं कि हमने ये डिसीजन लेकर, क्या डिसीजन, कि प्रोडक्ट 1 को x यूनिट बनाया जाए, प्रोडक्ट 2 को y यूनिट बनाया जाए, ये डिसीजन लेकर हमने R1 रॉ मटेरियल को कितना कंज्यूम कर दिया, तो हम इसे प्लस करके पता लगा सकते हैं। इतना प्रोडक्ट 1 में, इतना प्रोडक्ट 2 में, हाउ मच टोटल कितना, x प्लस 2y कंज्यूम कर दिया, खर्च कर दिया। अरे खर्च कहां से करोगे, जितना अवेलेबल होगा उतना ही तो खर्च करोगे, या उससे कम करोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए अवेलेबल हैं तो खर्च करने वाली राशि 100 रुपए से कम होगी, यही बताया था। सेम थिंग 2000 यूनिट R1 की अवेलेबल हैं, तो R1 जो कंज्यूम होगा उसकी मात्रा 2000 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, हाँ बराबर भी तो हो सकती है।
तो फिर हम यहाँ एक इनइक्वलिटी लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 2000। मेरी सारी बातें आप रिकॉल करते जाइए। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अवेलेबिलिटी का संबंध लेस देन इक्वल टू से है, जितना अवेलेबल है उससे कम या उसके बराबर, राइट, वो चीज मिल चुकी है। फर्दर देखिए R2 जो रॉ मटेरियल है ये 1 यूनिट खर्च होता है प्रोडक्ट 1 में, 1 यूनिट ही खर्च होता है प्रोडक्ट नंबर 2 में। तो X प्रोडक्शन करने पर या Y प्रोडक्शन करने पर टोटल कंजम्पशन हमारे पास कितना आ जाएगा, X प्लस वाई, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। लेकिन इसकी मात्रा अवेलेबल कितनी है ये हमें नजर आती है 1500, 1500 लिख दें, लेस देन इक्वल टू आ गया। आफ्टर देन थर्ड रॉ मटेरियल, अब थर्ड रॉ मटेरियल यहां तो है नहीं तो ये तो जीरो हुआ, क्योंकि ये तो लगता ही नहीं, इसमें तो काम में ही नहीं आता, तो 0 इंटू एक्स जीरो हो गया। अब ये 1 इंटू वाई यानी कि y हो गया, तो हम कहेंगे y इज लेस देन इक्वल टू 600, राइट, ओके। चलिए, एंड ये 3 प्रतिबंध बन चुके हैं। अब देखिए हमने 2 वेरिएबल्स माने हैं, एक वेरिएबल हमने x माना है, एक y, लेकिन माना किसको है? मैंने कहा कि प्रोडक्ट 1 को x मात्रा में बनाना चाहिए, प्रोडक्ट 2 को मुझे y मात्रा में बनाना चाहिए। मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, शब्द यूज कर रहा हूं मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती, और जो चीज नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होना मैथमेटिक्स के अंदर, नेगेटिव नहीं होना, लेस देन नहीं होना, इस बात को जनरेट करता है। कोई चीज अगर नेगेटिव नहीं है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं नेगेटिव नहीं है, लैंग्वेज में बोल रहा हूं, तो फिर मैथमेटिक्स में कैसे बोलूंगा? नॉट लेस देन 0 मीन्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये है, सिंपल। तो मैं यहां लिखूंगा कि जो x वेरिएबल है ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और 0 भी हो सकती है, क्वांटिटी बिल्कुल भी ना हो तो 0 है, राइट। तो हमने जो वेरिएबल x माना है, हमने जो चर x माना है, ये चर x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ऐसे ही जो चर y माना है, वेरिएबल y माना है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो दीज आर द 2 वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर काम में आने वाले वेरिएबल्स हैं। चलिए हम अब देखते हैं, लेट्स सी, यहाँ हमें एलपीपी में कितनी चीजें नजर आ रही हैं। ये एलपीपी बन चुकी है, इसी को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग हो गई है, अब ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई है, और मैथमेटिक्स इसे सॉल्व करने के लिए तैयार है, हम इसका सोल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहां आपको एलपीपी के 3 पार्ट नजर आएंगे। फर्स्ट पार्ट इज दिस, जहां हमने कहा कि हमें मैक्सिमाइज किसे करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, हम इस z को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, इसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। इस उद्देश्य की प्राप्ति किन प्रतिबंधों के अंतर्गत करनी है? ये प्रतिबंध है, 2 तरह के प्रतिबंध हैं, एक प्रतिबंध का सेट मुझे यहां मिलता है, और एक प्रतिबंध यहां पर ये वाले हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर के 3 पार्ट हमारे पास एलपीपी के हैं। ये सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, ये कहलाता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कि चर ऋणात्मक नहीं हो सकते, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज अब हमने सीख ली है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि मैं एलपीपी के 3 पार्ट आपको समझा दूं कि 3 पार्ट्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी, और इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते समय तीनों ही पार्ट्स को कैसे काम में लेंगे, वो चीज हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ओके, आई थिंक आपने इस चीज को अच्छे से फील कर लिया है। मैं इसे कंटिन्यूएशन में लगातार आपको जो लेक्चर्स देता चला जा रहा हूँ, उन लेक्चर्स में कंटिन्यूसली इसको इन कंसेप्ट को हम इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और पिछली सब चीज़ों को कनेक्ट करके नए कंसेप्ट्स बिल्टअप करते जाएंगे हमारे ब्रेन में। आप में से अगर किसी स्टूडेंट का ध्यान गया हो, आप अगर वास्तव में सिंसियरली पढ़ रहे हैं, वास्तव में,
तो गौर कीजिए, आपको जो मैंने पिछले लेक्चर में होम असाइनमेंट चेक करवाया था, मेरे 5th लेक्चर में होम असाइनमेंट दिया था, 6th लेक्चर में मैंने होम असाइनमेंट आपका चेक करके यहाँ पर ग्राफ बनाया था, राइट। आप देखिए 7th लेक्चर, सी हियर केयरफुली, अगर आपका ध्यान जा रहा हो तो देखिए, ये वही सेट ऑफ इनइक्वलिटीज है जो लेक्चर 5 में मैंने आपको होम असाइनमेंट के लिए दी, लेक्चर 6 में मैंने आपको वेरीफाई करवाया, चेक किया, ग्राफ बना करके बताए, और लेक्चर 7 में ये सिखाया कि ये ऐसी इनइक्वलिटीज बनती कैसे हैं, बनती कब है। इतना कोऑर्डिनेशन बना करके मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ऑनलाइन में हम इफेक्टिव इम्पैक्ट आपके अंदर ला सकें, आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकें। पूरी कोशिश चल रही है, बस आप भी मेरे साथ साथ कोशिश करते जाइए। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्टअप हमें करने हैं, राइट। आपने जो प्रॉमिस किए हैं उन्हें पूरे कीजिए, मैंने जो प्रॉमिस आपसे किए हैं मैं पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको और आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।